वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नोरिको। आई नो, मुझे पता है मैं काफी टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एंड काफी लोगों को इस चीज से शिकायत हो सकती है कि मैं काफी टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आई गेस। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। वैसे मैक्स स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, राइट? यस आई नो, मैं भी काफी सरप्राइज हो गई थी। यूजुअली 27 अप्रैल के रेंज में निकलता है, बट इस बार रिसर्च के लिए अंडर ग्रेजुएट, स्पेशलाइज ट्रेनिंग कॉलेज एंड सीओटी सबके फॉर्म्स लिटरली 10 या 15 दिन के रेंज में मतलब पहले निकल गए हैं। एंड एवरीवन इन माय कमेंट्स, in my DMs and in my emails have started panicking like दीदी एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया, अब हमें क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने भी गाइडलाइंस देखे तो काफी सारी नई चीजें उन पे एड ऑन हुई है, तो ये एक ऑब्वियसली सरप्राइजिंग चीजें हैं। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया तो निकल गया, क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो शांत हो जाइए शांति, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए, अच्छी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। प्लस एक और चीज है कि एप्लीकेशन गाइडलाइंस आप प्लीज अच्छी तरीके से रीड कीजिए, क्योंकि काफी सारे नए चेंजेस आए हैं, मैंने खुद नोटिस किया है। एप्लीकेशन गाइडलाइंस रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप उसको प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझेंगी नहीं और उससे आपके सारे या ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज रीड इट प्रॉपरली व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट, ठीक है? तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक पार्ट ऑफ द प्लेलिस्ट, जिसमें मैक्स स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीज मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी कि ये 2025 एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि रीसेंट एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इस साल अप्लाई करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, वो लोग 2025 एप्लीकेंट्स कहलाते हैं, मतलब आप नेक्स्ट ईयर जापान जाने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया है और उसको मैंने फिलअप किया है। बट एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स सीओटी से हैं या जो भी स्टूडेंट्स एसटीसी के एप्लीकेंट्स हैं, वो भी इस फॉर्म का एप्लीकेशन को देख सकते हैं, क्योंकि एसटीसी, सीओटी और यूजी के स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सिमिलैरिटीज रहती है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगी कि ये जो फॉर्म है मैक्स स्कॉलरशिप का, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि ये एक एडिटेबल पीडीएफ है। अब एडिटेबल पीडीएफ का मतलब क्या होता है कि आप इसको डाउनलोड करके जस्ट अडोब रीडर या नॉर्मल जो पीडीएफ का फॉर्मेट रहता है उसमें एडिट कर सकते हैं और देन इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने एक्चुअली इसको मतलब यहाँ पे अपने डिजिटल पैड से इसको टाइप किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, बट आप कोशिश करें कि इसको लिखना नहीं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली लिखा है कि टाइप और राइट नीटली, तो आप लिख भी सकते हैं ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर में, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि इट्स बेटर टू टाइप इट आउट, क्योंकि आप एक बार लिखेंगे, अगर आपका गलत हो गया फिर आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। इससे बेटर है टाइप कीजिए। अगर कुछ गलती होगी तो क्योंकि ये एडिटेबल पीडीएफ है, आप इसको फिर से टाइप करके बार बार ठीक कर सकते हैं, और जब आपका फाइनल रेडी हो जाएगा तो आप एक ही साथ उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है यहाँ पे जो आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे आप अगर किसी भी चीज का नंबरिंग करेंगे, जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो 0 1 2 3 4 के फॉर्मेट में होना चाहिए। आप ऐसा वाला 1 या फिर ऐसा वाला 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब रोमन न्यूमरल्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अल्फाबेटिक टर्म्स में भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? राइट ईयर्स इन वेस्टर्न कैलेंडर, ये आई थिंक सबको पता होगा। राइट प्रॉपर नाउंस इन फुल विदाउट एब्रिविएशन, मतलब आपको विदाउट एब्रिविएशन सब चीजें पूरी अच्छे से लिखनी है, प्रॉपर नाउंस जो भी होते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में आपका इसमें सिग्नेचर रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्बेसी को पोस्ट करने से पहले या किसी भी कॉन्सुलेट में पोस्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप एडिटेबल पीडीएफ को अच्छे से एडिट करें, और जब आपका सब चीज फाइनलाइज हो जाए तभी इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसे फाइनलाइज करिए। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डॉक्यूमेंट है आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस में। तो हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम इन अल्फाबेट दिया हुआ है। तो नेम इन अल्फाबेट मतलब जो नॉर्मल आप अपना नाम लिखते हैं वैसे ही लिखना है।
अब राइट योर नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर पासपोर्ट। तो जिन लोगों के पास, अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट आपका है तो जैसा नाम आपका पासपोर्ट में आपको वैसे ही लिखना है। अगर आपका सरनेम दिया तो आप यहाँ पे सरनेम प्रॉपरली लिखिए, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट नेम दिया है तो फर्स्ट नेम प्रॉपरली लिखिए, और उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए। अगर मिडिल नेम पासपोर्ट में नहीं है तो मिडिल नेम लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हाँ, बहुत लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि जिन लोग का पास पासपोर्ट नहीं है वो किससे नाम लिखेंगे, वो क्या आधार कार्ड में जो नाम लिखा है उसको यूज कर सकते हैं? तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगी, हाँ, आधार कार्ड एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया में, बट आधार कार्ड में आपका नाम इजीली चेंज करवाया जा सकता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो इट्स बेटर कि आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट में जो आपका मेन नेम शो होता है, यूजुअली आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने पासपोर्ट में नाम लिखने के लिए, मतलब आपका फाइनल नेम। क्योंकि 10th और 11th की मार्कशीट या 10th और 12th की मार्कशीट में आपका जो नाम रहता है उसको चेंज करना बहुत हसल वाला प्रोसेस रहता है, और यूजुअली नाम बहुत करेक्टली लिखा जाता है उसमें। तो आप यहाँ कोशिश कीजिए कि अगर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट या आप 10th और 12th की मार्कशीट में जो भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप अपने पासपोर्ट में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वही ठीक है, तो उसके थ्रू आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास पासपोर्ट ऑलरेडी है वो पासपोर्ट में जो नाम लिखा है उसी नाम को लिख सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यह याद रखिएगा कि जापानीज में सरनेम पहले आता है, फिर गिवन नेम। गिवन नेम मतलब क्या होता है? गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आपका नेम है और फिर आपका मतलब मिडिल नेम। तो यूजुअली इंडिया में मिडिल नेम आपका फादर्स नेम रहता है। मिडिल नेम है तो भी ठीक है, मिडिल नेम नहीं है तो भी ठीक है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे वर्मा और फिर आपका फर्स्ट नेम स्मृति, तो मिडिल नेम प्रकाश है, तो स्मृति प्रकाश वर्मा इज द फुल नेम, बट सरनेम में वर्मा है, उसके बाद गिवन नेम में स्मृति है और उसके बाद मिडिल नेम है। तो ये मैंने छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे देखते हैं। जेंडर बहुत इजी है, तो ये सिंपल मेल और फीमेल है, तो मैंने फीमेल में यहाँ पे टिक कर दिया, अगर आप नोटिस कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल या मैरिड, उसमें आपको टिक करना है। नेशनैलिटी आपको इंडियन लिखना है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जापानीज नेशनैलिटी। अब अगर आपके पास जापानीज नेशनैलिटी है, मतलब अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो अगर आपके पास है तब आपको यस लिखना है, और आपकी वो जो नेशनैलिटी वाला जो एक्सपायरेशन डेट है वहां यहाँ पे आपको मेंशन करना है। बट मैं ज्यूम कर रही हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम बहुत कम चांसेस है कि डुअल नेशनैलिटी वाले लोग होंगे, इसलिए मैंने नो पे यहाँ पे टिक कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे नो पे टिक किया है, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एज एज ऑफ April 1, 2025। इसका मतलब है कि April 1, 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर के April 1 के पहले आपकी एज कितनी होगी, वो एज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप अपना बर्थ डेट करेक्टली लिखिएगा और अपना एज April 1, 2025 के पहले जो है वो लिखिएगा। ये चीज मैं यहाँ पे जितने भी STC और COT स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये वाले पार्ट में UG तक का कुछ कुछ चीजें सिमिलर है, जो चीजें सिमिलर नहीं है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है वो चीज का आपको देखना है। ध्यान से देखिए, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न on or after April 2, 2000, only applicants who meet the condition number 3 of academic background in section 5(3) of the मतलब थर्ड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन गाइडलाइंस शुड बी ओवर 18 years of age or older at the time of admission to a Japanese university। अब ये जो चीज है ये एज वाला क्राइटेरिया है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ क्लियरली कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। UG वाले स्टूडेंट्स, COT वाले स्टूडेंट्स और STC वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि आप ये वाला पार्ट आप इसको प्रॉपरली रीड करेंगे। तो आई विल मार्क इट हियर, कि यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ अच्छे से कि ये वाले पार्ट में UG स्टूडेंट्स, STC स्टूडेंट्स और COT वाले स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं गाइडलाइंस में रीड करके नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे ये वाले पार्ट में आपको ध्यान देना है। तो अब मैं आपको आपका फोटो कैसे दिखना चाहिए उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो फोटो का डायमेंशन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, यही डायमेंशन में आपको फोटो होना चाहिए। और एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि आपकी जो फोटो है वो 6 मंथ के रेंज में होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ के अंडर आपने जो फोटो ली है वही होनी चाहिए। अब एक और चीज, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारी फोटो में क्या हम टोपी पहन सकते हैं, वैसी वाली फोटो चलेगी क्या, चश्मे वाली फोटो चलेगी क्या, बैकग्राउंड में कैसी रहनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी क्लियरली ना गाइडलाइंस में दी हुई हैं। तो अगेन, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, STC स्टूडेंट्स
एज वेल एज सीओटी स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वाले पार्ट में आप गाइडलाइंस में फोटो कैसी रहनी चाहिए वो रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको स्पेसिफिकली ध्यान देनी है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर के प्रिंट आउट कराएंगे उसके बाद आप अलग से फोटो स्टिक करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से एडिट कर लें, उसके बाद आप फोटो स्टिक करें। फोटो को स्टिक करने से पहले सपोज अगर आपका ये फोटो है, फोटो के सामने ये अगर आपका फोटो है, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, तो फोटो के बैक साइड में आपको अपना नाम लिखना है और आपकी नेशनैलिटी लिखनी है। तो अगर आप एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट सील कर रहे हैं और किसी रीजन से फोटो का ग्लू निकल गया या फोटो थोड़ी गिर गई, तो फोटो के पीछे आपका नाम और आपकी नेशनैलिटी होगी जिससे वो लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये चीज का आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। इसके लिए मैं एक स्पेशल टिप आपको देना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी अपना एक फोटो तो स्टिक कर चुके होंगे ओरिजिनल कॉपी में, और फिर मतलब कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स में उसमें भी अपना फोटो स्टिक कर चुके होंगे, बट एक छोटा सा मतलब ऐसा एनवेलप टाइप का लीजिएगा और उसमें अपना एक एक्स्ट्रा फोटो भी डाल दीजिएगा कि कभी वो फोटो अगर आपकी एप्लीकेशन से गिर के गुम हो गई तो आपके डॉक्यूमेंट्स में एक एक्स्ट्रा फोटो भी रहेगा। ये है आज की आपकी स्पेशल, मतलब इस वीडियो की स्पेशल टिप। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो यहाँ पे 24 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट के हिसाब से आई थिंक ये काफी ज्यादा एज है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया है ताकि आपको कुछ चीजें इजिली समझे। जब आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे, यूजुअली मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप 18 साल के होंगे या 17 साल के होंगे या 19 या 20 साल के रेंज में होंगे। ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए परेशान मत होना। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप एज क्राइटेरिया प्रॉपरली आप गाइडलाइंस में देख लेना। ठीक है, तो जो भी आपको गाइडलाइंस में देखना है उसको मतलब मैं मार्क कर दी हूँ, तो आपको बता भी रही हूँ, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, करंट एड्रेस। तो करंट एड्रेस का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अब अभी आप जहां पे रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे करंट एड्रेस में मैंने सपोज एग्जाम्पल के लिए ले लिया है 28B महावीर नगर। ये लिटरली रैंडम एग्जाम्पल है, मुझे लिटरली नहीं मालूम ऐसा कोई नगर एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। और यहाँ पे मैं एक चीज भूल गई हूँ, आई थिंक हम यहाँ पे हो सके तो पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जगह का पिन कोड यहाँ मेंशन करें कि अगर सिटी वाले रेंज में मेंशन करें, दोनों में चलता है। सिटी में रायपुर छत्तीसगढ़ मेरा होम टाउन है करके मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया है, और कंट्री में आप इंडिया मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू करेंटली रिसाइड इन जापान व्हाट इज योर करंट रेसिडेंस स्टेटस। ठीक है, तो अगर आपका रेसिडेंस स्टेटस जो है, अगर आप जापान में ऑलरेडी है तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप जापान में नहीं है तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर है तो आपको अपना रेसिडेंस स्टेटस आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन एप्लीकेंट विद परमानेंट रेसिडेंट और लॉन्ग टर्म रेसिडेंट स्टेटस मस्ट चेंज हिज और हर स्टेटस टू स्टूडेंट इफ सिलेक्टेड। तो एक चीज याद कीजिए कि जापान में जब आप आते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि आप स्टूडेंट वीजा में आते हैं। ठीक है, आपका स्टूडेंट स्टेटस रहता है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंट है, तो वो स्टूडेंट में चेंज होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार आप एप्लीकेशन किए, आपका ओरिजिनल स्टेटस स्टूडेंट में चेंज हो गया, अब एक्सपायरी के बाद आपको वापस वो दूसरा जो पुराना स्टेटस था वो मिलेगा कि नहीं, वो चीज का ये लोग अप्रूवल नहीं दे रहे अपने साइड से। मतलब वो है कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज, तो वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है वो है योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान। तो इसका मतलब है कि जापान जाने से पहले, मतलब अगर मैक्स स्कॉलरशिप में आपका हो गया तो जापान जाने से पहले आपका एड्रेस क्या रहेगा। तो अगर आप सेम घर में रहने वाले हैं, आपका कोई शिफ्टिंग का प्लान नहीं है, तो आप सीधा सेम एज अबव में टिक कर सकते हैं। अगर जापान जाने से पहले अभी जो आप जहां रह रहे हैं उसके बाद आप कोई सिटी चेंज कर रहे हैं, अपनी सेम सिटी में कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो नया एड्रेस भी आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपको नया एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, आपका एड्रेस, सिटी और कंट्री प्रॉपर्ली आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अगर यहाँ पे एक और चीज दी है दैट इफ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड दैट द एयरलाइन टिकट टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अब ये चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आप जहां पे आपका जो होम कंट्री है अब वहां पे रिसाइड नहीं करते, आपका एड्रेस अगर आप शिफ्ट होने वाले किसी और कंट्री में आप जाने वाले हैं, ठीक है, तो फिर आपको एयरलाइन टिकट जो मैक्स देता है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप मतलब यस टिक कर सकते हैं। तो मैंने यस टिक कर दिया यहाँ पे।
नेक्स्ट चीज उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है वो है नेम ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीजा इशुएंस। सो इसका मतलब क्या है कि जब आप जापान के वीजा के लिए, जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन में वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप कौन से एम्बेसी या कौन से कॉन्सुलेट में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही जगह है क्या जहां पे हमको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब जहां से आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। अब आपको कैसे पता कि कहां से वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। अब मैं चाहूंगी कि एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वाला स्क्रीन ध्यान से देखें, ठीक है। अब बहुत लोग को ये डाउट होगा कि ये कहाँ से आप लेके आए हो, तो मैं एक चीज बता दे रही हूँ, मैं अपने वीडियो में जो भी दिखाती हूँ वो एम्बेसी का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं अपने स्टेट के एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो ये चीज मैंने मतलब वेबसाइट से ली है, ठीक है। वेयर टू सेंड कंप्लीटेड फॉर्म्स एंड वेयर टू कॉन्टैक्ट, ये अंडर ग्रेजुएट का है, ये एसटीसी और सीओटी का नहीं है। अब जैसी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब या तो जैसी गाइडलाइंस में आप खोलेंगे एसटीसी और अंडर ग्रेजुएट का, तो सबसे नीचे वाले पार्ट में ये ऐसी बड़ी सी चीज दी होगी। तो अगर जब भी आप अंडर ग्रेजुएट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कौन से एम्बेसी या कौन से कॉन्सुलेट में सेंड करना है, ये वेयर टू सेंड द कंप्लीटेड फॉर्म्स एंड वेयर टू कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये यूजी के लिए है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, फॉर स्टूडेंट रिसाइडिंग इन वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उनको अपना जो एप्लीकेशन का जो पैकेट है वो बना के मतलब कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान कोलकाता में देना है। सिमिलरली तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनको चेन्नई में भेजना है। अगर इसमें क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट्स जो छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनको अपना कॉन्सुलेट ऑफ जनरल ऑफ जापान मुंबई में, मतलब आपको जो अपना एप्लीकेशन पैकेट है वो आपको मुंबई में सेंड करना है। यूजी वालों को अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो एप्लीकेशन पैकेट आपको मुंबई में सेंड करना है। अब नेक्स्ट चीज है जो है वीजा। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ कि ये वीजा इशुएंस की बात है, मतलब कहाँ से आपको अपना वीजा के लिए अप्लाई करना है। जब आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कहां से आपको वीजा मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी अगेन लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शन। तो हर स्टेट मतलब एक जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है और आपको वहीं पे अप्लाई करना रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एम्बेसी ऑफ जापान, न्यू दिल्ली, जुरिस्डिक्शन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, ये एक्चुअली कॉमन है, मतलब कॉमन है। ये एसटीसी वाले, रिसर्च वाले मतलब और सीओटी वाले, इनके लिए कॉमन जुरिस्डिक्शन है क्योंकि ये एरिया वाइज है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स जहां सेंड करने थे वो अंडर ग्रेजुएट, सीओटी और एसटीसी वालों के लिए चेंज हो सकते हैं, बट जो वीजा इशुएंस है, जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, वो सेम चीज है। तो अगर यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ आ रहा है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन मुंबई, मतलब जो मेरा वीजा इशुएंस का जगह है उसको मुझे लिखना है। अगर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन मुंबई, और अगर मैं यूजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ से, अगर मैं हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ से अपना जो एप्लीकेशन का जो मैं पैकेट बना के एम्बेसी को भेजूंगी या कॉन्सुलेट जनरल को भेजूंगी तो वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन मुंबई होना चाहिए। तो आई होप ये वीजा इशुएंस और अपने पैकेट कहाँ भेजना है इसका डिफरेंस आपको इसमें समझ आ गया होगा। तो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन मुंबई, मतलब यहाँ से आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई चीज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे इसका लिंक ये लोग ने दिया हुआ है, मैक्स वालों ने एप्लीकेशन फॉर्म में लिंक डाला हुआ है, तो आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो बहुत कॉमन सी चीज दी हुई है जो है फोन नंबर। जो आपका जो भी फोन नंबर है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वहां पे लिख सकते हैं। तो ये बहुत इजी चीज है, इसका आपको ध्यान देना है। आप अगर नोटिस करेंगे मैंने सारी चीजें कैपिटल लेटर्स में लिखी है, सिर्फ ईमेल मैंने मतलब स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई। यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, यू आर सजेस्टेड टू राइट एन ईमेल एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअसली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर योर स्टे इन जापान। मतलब आप ऐसा ईमेल एड्रेस लिखे जो आप लॉन्ग टर्म यूज करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने ईमेल एड्रेस अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम लिख दिया और जापान जाने से पहले आपका मूड हुआ कि वो ईमेल डिलीट करके नया ईमेल क्रिएट करते हैं और वो पुराना वाला इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो जो ईमेल आप लिखेंगे वो इस्तेमाल होना चाहिए कंटिन्यूअसली। आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं, तो वैसा ईमेल आप लिखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चीज है आपका प्रेजेंट स्टेटस। अब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ चीजें क्लियरली लिख दी हैं, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट स्टेटस मतलब क्या होता है? प्रेजेंट स्टेटस मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेकबॉक्स है, मैं तो यहाँ पे लिखी हूँ, बट ये एडिटेबल पीडीएफ है, तो आप तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल का नाम लिखिए। तो मैंने एबीसी पब्लिक स्कूल पंजाब लिख दिया है। वैसे एबीसी पब्लिक स्कूल एक्चुअली छत्तीसगढ़ होना चाहिए, मैंने पता नहीं पंजाब क्यों लिखा है, मैंने एक्सप्लेनेशन के थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिख दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो सिलेक्ट वन ओनली है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका नेम ऑफ स्कूल एबीसी पब्लिक स्कूल, सपोज छत्तीसगढ़ जो भी आपका स्कूल का नाम है वो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड में टिक करना है और उसके बाद अपना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां आप काम कर रहे हैं वो लिखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं और ये चीज आप में अप्लाई नहीं होती, तो मैंने एनए लिख दिया है, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है, ठीक है। फिर अदर्स। अब अदर्स क्या होता है कि अगर आप मतलब स्टूडेंट, मतलब ऑलरेडी आपने पढ़ के निकल चुके हैं, आप एम्प्लॉयड भी नहीं है, अगर आपने ड्रॉप ईयर वगैरह लिया, कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसमें लिखा है अदर्स। तो आप अदर्स में यहाँ पे टिक करके यहाँ पे अपना ड्रॉप ईयर वगैरह के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपकी जो मतलब स्टूडेंट और एम्प्लॉयड वाली चीज में अप्लाई नहीं हो रही है, आप यहाँ पे अदर्स में मेंशन कर सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आता है आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत इजी चीज है। सबसे पहले तो फील्ड ऑफ स्टडी इन स्कूल, अगर आप 12th में हैं तो लिख दीजिए आप मतलब जो भी पढ़ रहे हैं। अगर आप मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप फिजिकल एजुकेशन लिए वो भी लिख सकते हैं, मतलब आगे। अगर आप मैथ स्टूडेंट है तो मैंने लिखा है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर इंग्लिश भी होता तो इंग्लिश भी सब्जेक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ यू कैन मेंशन द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड इन स्कूल। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी यूनिवर्सिटी में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप लिख सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बीएससी लिख सकते हैं, या बीए लिख सकते हैं। तो मैं बस एग्जांपल के लिए ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली चीज है, ये जो सारी जो चीज मैं अगर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ आपको, मतलब ये चीज कॉमन चीजें हैं जो सीओटी और एसटीसी वाले बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म में भी हैं। तो ये कॉमन चीजें हैं। जो चीजें कॉमन नहीं होंगी वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी, वो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में आप क्या किस चीज में बैचलर कर रहे हैं आप स्पेसिफाई कर दीजिए। तो अगर आप आईटी में कर रहे हैं तो आईटी में कर दीजिए। अगर आप मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो वो लिख दीजिए। अगर आप सिविल में कर रहे हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग लिख दीजिए। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब आते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड में। मुझे पता है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में, सब कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए सिर्फ इस सेक्शन के कारण, तो प्लीज बेयर विथ मी। तो सबसे पहले सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जापानीज वाला साइड लिखा तो मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इंग्लिश हिंदी में। तो मैं ये वाले साइड को ही जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट चलिए साथ में देखते हैं। राइट योर रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल टू मोस्ट रीसेंट एजुकेशनल लेवल अटेंडेड ओनली एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। अब आपको फुल टाइम स्टूडेंट होना जरूरी है। एक्सक्लूड किंडरगार्टन एंड नर्सरी स्कूल एजुकेशन। ये बहुत सिंपल है। आपको नर्सरी, आपका मतलब प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, आई डोंट नो बाकी जगह एलकेजी, यूकेजी कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप मतलब कौन से ईयर में किस स्टैंडर्ड के लिए एनरोल हुए हैं, और मतलब कौन से ईयर में आपने वो स्टैंडर्ड आपने पढ़ लिया। तो फॉर एग्जांपल यूजुअली इंडिया में कैसा होता है कि आपका अप्रैल में एनरोलमेंट होता है जब आप पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5th स्टैंडर्ड में है तो आपकी अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट होती है और नेक्स्ट ईयर की मार्च तक आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं। तो वो वही चीज स्पेसिफिकली इसमें एक्सप्लेन की गई है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। For those whose status is expected to graduate, write expected year and month of graduation in the space of ये y, मतलब यहाँ पे डेट जो दिया हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो YYYYMM मतलब ईयर और मंथ, तो आप जो भी ईयर है वो आप बता सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है जब मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ये वाला पार्ट, तो उसको बाद में देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, इफ द एप्लीकेंट चूजेस अदर स्टेटस इन द स्टेटस इंडिकेट द डिटेल ऑफ स्टेटस इन द रिमार्क्स कॉलम। ठीक है, इसमें क्या दिया है, विथड्रॉवल और लीव ऑफ एब्सेंस। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में है या स्कूल में है और किसी कारण आपने वहां से कुछ टाइम पढ़ के विथड्रॉ कर लिया है तो आपको रिमार्क्स कॉलम उसमें बताना पड़ेगा। ये भी मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम वो चार्ट देखेंगे। उसके बाद लीव ऑफ एब्सेंस, तो लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन है, कोई फैमिली रीजन हो गया, या फिर अगर आपकी तबियत बहुत
खराब हो गई है या आप बहुत मेजर एक्सीडेंट में थे जिसके कारण आपको टेम्पररी पीरियड के लिए आपने एब्सेंस लिया है, मतलब आपने फॉर्मल एक एप्लीकेशन दिया था अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी में कि फॉर एग्जाम्पल आप 3 महीना या 6 महीना आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फैमिली रीजन से, आपको मतलब अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो ये बहुत फॉर्मल रीजन होता है, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों थोड़ा सा गैप आया, क्यों आप विथड्रॉ किए थे, क्यों आपको लीव ऑफ एब्सेंस है, ये सब चीजें आपको अदर स्टेटस रिमार्क्स में बतानी पड़ेगी। तो इसको भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेटरी एजुकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन इज इंक्लूडेड इन अपर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो अपर सेकेंडरी एजुकेशन क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। प्रिपरेटरी एजुकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन मतलब जो नॉर्मल आप मतलब प्रिपेयर करते हो, जो हो गया आपका जेई का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, अगर आप उसका कोई प्रिपरेटरी एजुकेशन कर रहे हो तो अगर आप चाहो तो उसको अपर सेकेंडरी एजुकेशन में आप उसको बताना चाहो तो बता सकते हो। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हमने देख लिया है। If the applicant has passed the university entrance qualification, indicate this in remarks column. अगर फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन का मेन मतलब ये है कि सपोज अगर आपने कोई एग्जाम दिया था, हर यूनिवर्सिटी का कोई एक एग्जाम होता है तभी आप उस यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में जेई बहुत कॉमन एग्जाम होता है, नीट कॉमन एग्जाम होता है, और मतलब और दूसरे कॉलेजेस भी होते हैं जिनका सेपरेट एग्जाम भी होता है। अगर आपने उस कॉलेज का एग्जाम दिया था और उसमें फिर आप मतलब उसमें पास हो गए तो उसका आपको रिमार्क्स कॉलम में आपको बताना पड़ेगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एनी स्कूल ईयर्स और लेवल स्किप शुड बी इंडिकेटेड इन द रिमार्क्स कॉलम। अगर आपने कोई भी अपना स्कूल ईयर छोड़ा है या आप लेवल स्किप किए हो किसी भी रीजन के कारण, आपको रिमार्क्स कॉलम में, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे रिमार्क्स कॉलम है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे एग्जांपल दिया अपर सेकेंडरी एजुकेशन में स्किप्ड सीनियर ईयर फॉर अर्ली ग्रेजुएशन। ठीक है, कुछ भी रीजन आपका हो सकता है तो आपको वो वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू अटेंडेड मल्टीपल स्कूल इन द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन ड्यू टू मूविंग हाउस और रीएडमिशन टू यूनिवर्सिटी, राइट ऑल स्कूल इन द सेम कॉलम्स। मतलब यहाँ पे नीचे कॉलम वगैरह दिए हुए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें आप अपने अगर आपका स्कूल चेंज हुआ है तो उसमें आप उसमें बता सकते हो, बट वो सेम कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट में लिखा है यू मे यूज अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर इफ द स्पेस बिलो इज इनएफिशिएंट, इन सच केस प्लीज इंडिकेट दैट द इन्फॉर्मेशन इज ऑन सेपरेट पेज। मतलब अगर आपको जगह नहीं मिल रही है, आपने इतने बार स्कूल चेंज किया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप एक सेपरेट पेज अटैच कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन इज ऑन सेपरेट पेज। वहां पे आप सिमिलर टाइप का कॉलम बनाना और उसमें आप लिखना। ठीक है, ये सेपरेट पेज का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, जैसा नेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लोकेशन दिया है, यहाँ पे ईयर मंथ ऑफ एनरोलमेंट दिया है, पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंड दिया है, स्टेटस दिया, रिमार्क्स दिया, वैसे ही आप एक पेज बना देना और उसको अटैच कर देना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है एजुकेशनल लेवल, फिर दिया है आपका स्कूल नेम, लोकेशन, ईयर ऑफ मंथ एंड एनरोलमेंट एंड ग्रेजुएशन, फिर दिया है पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड, स्टेटस और रिमार्क्स दिया है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि कैसे प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या फिल करना है, अपर सेकेंडरी में क्या फिल करना है और फिर टर्शरी एजुकेशन में क्या फिल किया जाता है। तो मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। आपको ये अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट जैसा बनाया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको प्राइमरी एजुकेशन, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन और अपर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भरना है तो आप 633 या 534 का फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 633 का अगर फॉर्मेट देखें तो प्राइमरी एजुकेशन में आप यूजुअली 1st से 6th स्टैंडर्ड तक डालेंगे, लोअर सेकेंडरी में आपका आता है 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड, और अपर सेकेंडरी एजुकेशन में आता है आपका 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो वो भी आपका अपर सेकेंडरी एजुकेशन में ही आता है। अगर आप 534 वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे तो 1st से 5th स्टैंडर्ड आपको लिखना है प्राइमरी एजुकेशन में, 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड आपका लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाता है, और अपर सेकेंडरी एजुकेशन में आता है आपका 9th से 12th स्टैंडर्ड। इसमें भी डिप्लोमा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि अपर सेकेंडरी में 9th, 10th कैसे आया, तो 9th, 10th को हम हाई स्कूल का पार्ट बोलते हैं और 11th, 12th आपका सीनियर हाई स्कूल होता है, तो पूरा का पूरा ये आपका हाई स्कूल ही होता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। जिन लोगों ने टर्शरी एजुकेशन किया है, मतलब जो लोग अंडर ग्रेजुएट पढ़ चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट हो सकता है आपका BA हो सकता है, BSc हो सकता है, BTech हो सकता है, या फिर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, तो वो आपका टर्शरी एजुकेशन में आता है। सिमिलरली अगर आप 534 के फॉर्मेट में भी लेंगे तो सेम चीज यहाँ पे भी आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 633 फॉर्मेट है तो 6 + 3 + 3 कितना होता है, 12 ईयर्स। तो ये आपका कहीं ना कहीं आप यहाँ से आप 633
यानी कि 12 साल की स्कूलिंग आप एटलीस्ट अपर सेकेंडरी एजुकेशन तक दिखा सकते हैं। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप 633 फॉर्मेट इस्तेमाल करें या 534 फॉर्मेट इस्तेमाल करें, ये बोथ केसेस में आपकी जो 12 इयर्स की स्कूलिंग है ये आसानी से दिख जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपकी 12 इयर्स की स्कूलिंग दिख जाती है। 12 इयर्स के बाद अगर आप 12 साल की स्कूलिंग के बाद अगर आप टर्शियरी एजुकेशन यहाँ पे बीटेक बीएससी वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो वो और एड ऑन हो जाता है। तो जैसे कि मैंने 534 फॉर्मेट में भरा था, तो मैंने अपना 1st से 5th स्टैंडर्ड डाला था प्राइमरी एजुकेशन में, मैंने 6th 7th अपना लोअर सेकेंडरी एजुकेशन डाला था, 9th 10th 11th 12th मैंने अपर सेकेंडरी में डाला था, और फिर मैंने बीटेक किया था। तो बीटेक क्योंकि मैंने किया था तो ये मेरा 534 यानी कि मेरी स्कूल तक की 1st से 12th स्टैंडर्ड की मेरी 12 साल की स्कूलिंग हो गई थी, और बीटेक करने के बाद मैंने 4 साल का बीटेक किया था, तो मेरा हो गया था 12 + 4 यानी कि 16 साल की मेरी स्कूलिंग हो गई थी। अब सिंपल शब्दों में वही सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप एबीसी स्कूल से आपने प्राइमरी एजुकेशन की है। प्राइमरी एजुकेशन में आपका किंडरगार्टन मतलब आपकी नर्सरी वगैरह या LKG 1 LKG 2 जो भी आप बोलते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 1st से 5th स्टैंडर्ड तक हम यूज कर रहे हैं 534 फॉर्मेट, मतलब प्राइमरी स्कूलिंग में 1st से 5th स्टैंडर्ड तक मैंने डाला है। तो आपने शायद एबीसी स्कूल से पढ़ा है। अब यहाँ पे अपने जो स्कूल आपका कौन से स्टेट या प्रोविंस में है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, रायपुर इधर आना चाहिए और छत्तीसगढ़ इधर आना चाहिए, तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको भी ठीक कर दिया है। तो अगर आपने एबीसी स्कूल से पढ़े, सपोज अपना प्राइमरी एजुकेशन अगर आप 1st से 5th स्टैंडर्ड तक अगर आपने स्कूल से पढ़ा है, तो अगर वो स्कूल आपका जो भी सिटी में था आप वो सिटी यहाँ पे लिखिए और फिर उसका स्टेट वहां पे लिखिए। अब स्कूलिंग का अगर आप ध्यान से देखें तो ईयर एंड मंथ ऑफ एनरोलमेंट और ग्रेजुएशन दिया है। मतलब मैंने जो ये वाला स्कूल है मेरा इसमें एडमिशन कब हुआ था 2008 के, मतलब अगर 4th मंथ में हुआ था यानी अप्रैल 2008 में हुआ था, तो आपको वो लिखना है। और इस स्कूल्स को आपने कब छोड़ा था, मतलब कब तक इस स्कूल में पढ़े थे 5th स्टैंडर्ड तक, तो वो वाला रेंज लिखना है। तो यूजुअली जो स्कूल का टर्म होता है इंडिया में वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है और फिर मार्च में आपके एग्जाम्स होकर मार्च का खत्म होता है। तो अगर आप ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पे 4-3-4-3 का ही फॉर्मेट ऐसा दिया हुआ है। तो घूम फिरा के क्योंकि मैंने 1st से 5th स्टैंडर्ड में 5 साल के लिए पढ़ाई की थी, इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया कि मैंने 5 साल की पढ़ाई की थी, अगर आप ध्यान से देखें तो। दूसरा पॉइंट इंक्लूड करते हैं कि अगर आपका स्कूल किसी कारणवश चेंज हुआ है, अब चांसेस है कि आप किसी कारणवश दूसरे सिटी में भी गए होंगे, तो अगर आपका स्कूल चेंज हुआ है तब कैसे लिखा जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अब लोअर सेकेंडरी में मैं क्योंकि 534 फॉर्मेट इस्तेमाल कर रही हूँ, 6th से 8th स्टैंडर्ड के लिए मैंने लिखा है। मेरा ऐसा है कि मैंने 6th और 7th स्टैंडर्ड एक स्कूल में पढ़ा था और फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में किसी और स्कूल में शिफ्ट हो गई थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरा सेम स्कूल है मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 6th और 7th स्टैंडर्ड ये वाले स्कूल में पढ़ा था और फिर ये वाला स्कूल XYZ स्कूल में मैंने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा था। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 डाल सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि आपको रोमन न्यूमरल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने एबीसी स्कूल क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे भी मैंने अगर आप देख सके 1-1 लिखा है, मतलब एबीसी स्कूल मैंने स्टेट छत्तीसगढ़ रायपुर सिटी में पढ़ा था। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अगर मैंने 2 लिखा है मतलब XYZ स्कूल मैंने पंजाब अमृतसर से पढ़ा था। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि जब यहाँ पे आप लिखने वाले हैं तो आपको पूरा रेंज लिखना है। अब आपको बताना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं कि मैंने 6th 7th यहाँ इस रेंज से इस रेंज तक पढ़ा था, उसके बाद मैं 8th में उसके बाद कहीं और गई थी। लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे टोटल लिख रहे हैं तो आप एक एवरेज रेंज डाल दीजिए, क्योंकि 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड ये 3 साल की पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। अब क्योंकि मैंने स्कूल चेंज किया था, अगर आप रिमार्क्स में देखें तो यहाँ पे मैंने चेंज स्कूल भी लिखा हुआ है, आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज अगर अपर सेकेंडरी में मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ। हाई स्कूल मतलब आपका 9th 10th होता है और सीनियर हाई स्कूल मतलब 11th 12th होता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इसको 11 कर देती हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 11th और 12th हो गया। ठीक है, तो अगेन ये स्कूल वाला एग्जांपल आप देख लीजिए। सपोज मैं XYZ स्कूल से मैंने 9th और 10th पढ़ा था, मतलब मैंने 9th 10th एक ही स्टैंडर्ड से पढ़ा था और मैंने फिर स्कूल चेंज किया था। तो मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट XYZ स्कूल था जो स्टेट पंजाब में था, अमृतसर में था। वैसे ही अब अगर कम्प्लीटली नया स्कूल आ गया है तो सेकंड नंबर का जो स्कूल है वो सेकंड सिटी और सेकंड सिटी के दूसरे ये दो सेकंड स्टेट में पढ़ा गया था। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, आप ऐसे लिख सकते हैं।
अब क्योंकि अपर सेकेंडरी जो स्कूल है वो 4 साल का है, तो 9th 10th 11th 12th, तो 4 साल मतलब 2016 से अगर 2020 तक आपने पढ़ा है तो ये 4 साल का मैंने 4 लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12 साल की स्कूलिंग चाहिए रहती है, तो 5 + 3 आपका ऑलरेडी 8 हो गया और 8 + 4 आपका क्या हो गया 12 हो गया, तो ये आपका टोटल हो जाता है 8 और 8 प्लस अगर आप 4 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है टोटल 12 साल की स्कूलिंग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि आपने 12 साल की स्कूलिंग की है। उसके अलावा अगर आपने अंडर ग्रेजुएट वगैरह किया है तो फिर जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि टर्शरी एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट, फॉर एग्जांपल अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कुछ किया हुआ है ऑलरेडी तो मैंने बस लिख दिया सिंपली नोरिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल के लिए, वो मैंने सपोज छत्तीसगढ़ से किया है, सिटी मैंने अगेन रायपुर लिखा है, और क्योंकि 4 साल का अगर बीटेक किया है तो 2020 से 2024 आपका 4 साल होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया है। इसलिए स्कूलिंग मतलब ऐसा है कि 534 में बेसिकली आपकी स्कूलिंग 12 साल की आ गई, उसके अलावा आपने और किया है तो वो फिर टोटल 16 साल की स्कूलिंग, मतलब आप ऑलरेडी मतलब एप्लीकेशन ठीक से कर पा रहे हैं क्योंकि आपने 12 साल की स्कूलिंग दिखा दी है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब एक और चीज स्पेसिफिकली मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जितने लोग भी डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो अपर सेकेंडरी एजुकेशन में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको अपर सेकेंडरी एजुकेशन में आता है, और अगर आप 12th की बात कर रहे हैं तो वो डिप्लोमा यहाँ पे आपका टर्शरी एजुकेशन में आता है। अब फॉर एग्जांपल सपोज आप बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए, आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो आपको सिर्फ टिक करना है एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट में। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको ग्रेजुएट में टिक करना है। अगर आपका अदर स्टेटस है, इसका मतलब आपने कहीं पे एडमिशन लिया था और आपने विथड्रॉ कर दिया था या फिर लीव ऑफ एब्सेंस था। विथड्रॉ मतलब आपने वो यूनिवर्सिटी थोड़े टाइम तक अटेंड की, फिर आपको और अटेंड नहीं करनी थी, आपने वापस विथड्रॉ कर लिया अपना मतलब स्टडीज वहां से, या फिर लीव ऑफ एब्सेंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, तब आप उसको अपने अदर स्टेटस में डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी, रिमार्क्स वाला जो सेक्शन है अगर आप ध्यान से देखें, ये रिमार्क्स वाला सेक्शन या तो आप कंप्लीटली इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हैं। अगर आपने स्कूल चेंज किया तो मेक श्योर आप ये चेंज स्कूल आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली आप रेंज मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जैसे मेरे को इंटर्नशिप मिली थी जापान में और वो मैं टर्शरी एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट के टाइम में मिली थी इंटर्नशिप, तो मैंने यहाँ पे अपने इंटर्नशिप के बारे में लिखी थी बिकॉज वो जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से ही थी, तो मुझे जो इंटर्नशिप मिली थी मैंने उस इंटर्नशिप के बारे में यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो भी अगर आप लिखना चाहें, मतलब अपना कोई भी स्पेशल थिंग जो आपने अचीव किया वो भी लिख सकते हैं। रिमार्क्स में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहे वो भी लिख सकते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। अब एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 2 रिमार्क्स सेक्शन है, एक राइट साइड में जो रिमार्क्स लिखे हैं वो है और एक नीचे रिमार्क सेक्शन दिया है। मतलब अगर कोई भी चीज ऐसा है जो कि इंक्लूडेड नहीं है, आप यहाँ रिमार्क सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्कूल चेंज किया है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने स्कूल चेंज किया है आप प्रॉपर्ली उसका रेंज मेंशन करें कि आपने कब कब स्कूल चेंज किया, तो उसको कैसे लिखते हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने मिडिल स्कूल लिखा है, तो मिडिल स्कूल मतलब क्या, मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। मिडिल स्कूल है आपका लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल, जूनियर हाई स्कूल। ये वाले पार्ट में मैंने 2 स्कूल चेंज, सपोज एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मैंने चेंज किया था, एबीसी स्कूल से मैंने XYZ स्कूल चेंज किया था, और रेंज था कि मैं 2013 से 2016 तक मैंने 6 से 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में क्या किया है, यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है कि मिडिल स्कूल में पहले मैं एबीसी स्कूल में थी, जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो एबीसी स्कूल में मैं 2013 के अप्रैल से 2015 के मार्च तक मैं यहाँ पे पढ़ाई की, मतलब 2 साल जो दिखा रहा है, 2 साल अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैंने 6 से 7 तक अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 साल दिख रहा है, 2013, 2014, 2015 वो दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने वो दिखाया है। उसके बाद मैं XYZ स्कूल में गई थी, तो यहाँ पे लिखा है मैंने XYZ स्कूल, फिर मैंने वो स्कूल में कितना रेंज से पढ़ी, तो क्योंकि XYZ स्कूल में मैं 2015 में मतलब जून में एनरोल की थी, 2 महीना बाद एनरोल की थी क्योंकि मैं शहर चेंज की थी, और फिर मैंने 2016 में उसमें ग्रेजुएट किया था। ग्रेजुएट आई डोंट नो इफ इट्स अ करेक्ट वर्ड, तो 2016 तक मैं उस स्कूल में पढ़ी थी, तो मैंने वहां पे लिखा है कि मैं मतलब मार्च में 2016 तक पढ़ी थी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक अच्छी तरीके से इसको दिखाती हूँ ताकि आपको वो और क्लैरिटी से आपको समझ आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 2013 से
2016 के रेंज में पढ़ाई हुई है। तो अगर फिर से मार्क कर देती हूँ मैं, 2013 से 2016 3 साल की पढ़ाई हुई है, जो कि यहाँ पे 2013 और 2016 तक दिख रही है। और जो भी आपका रीजन है वो कॉमा करके आप डाल दीजिए कि ड्यू टू फादर्स वर्क हो सकता है। अगर आप अपना होम टाउन या फर्दर स्टडीज के लिए जगह चेंज कर रहे हैं तो वो भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में ये वाले पार्ट में अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हैव यू बीन एवर अवॉर्डेड अ जापानीज गवर्नमेंट यानी मैक्स स्कॉलरशिप इन द पास्ट, इफ यस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपको मैक्स स्कॉलरशिप ऑलरेडी पहले से मिल चुका है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं मिला है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, और तो इसमें आप नो को टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने नो को टिक किया है। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है, आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जापानीज मिक्स्ड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग द प्रोग्राम्स फॉर विच स्कॉलरशिप पेमेंट्स विल बिगन इन FY 2024 although their final selection result have not been decided yet and the programs for its scholarship payments will begin in FY 2025। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है मिक्स्ड के अंदर, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बट आपको इस साल यानी 2024 से आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या तो नेक्स्ट ईयर से आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई करके रख चुका है तो आप फिर से आप जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिक्स्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने नहीं किया तो इसमें आप नो डायरेक्टली टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अगले पॉइंट में ध्यान देते हैं। तो उसमें क्या दिया है, आर यू रिसीविंग और शेड्यूल्ड टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द जापानीज गवर्नमेंट मिक्स्ड इंक्लूडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर होम कंट्री गवर्नमेंट टुगेदर विद द मिक्स्ड स्कॉलरशिप। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई अपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, आप सिलेक्ट हो गए थे और आपको वो स्कॉलरशिप मिलने वाला है, तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप का नाम लिखना पड़ेगा प्रॉपरली कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिक्स्ड के अलावा अगर आप रिसीव करने वाले हैं, या तो वो जापान की स्कॉलरशिप हो सकती है या आपकी खुद की कंट्री इंडिया की भी स्कॉलरशिप होती है तो हो सकती है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। नहीं है तो नो में टिक कर दीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक या फिर डैश करके छोड़ दिया है। लेकिन अगर है तो आपको उसको अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट के लिए नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें है प्रेफर्ड फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर इन जापान। ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब अगेन मैं बता रही हूँ, ये एक एडिटेबल PDF है, लेकिन मैं इसमें लिख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज चूज कर रहे हैं तो आप नेचुरल साइंसेस चूज नहीं कर सकते। अगर आप नेचुरल साइंसेस चूज कर रहे हैं तो आप सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज नहीं चूज करते। ये चीज गाइडलाइन में अच्छे तरीके से दिए हुए है। तो सेम चीज अगर आपका COT और आप STC वाले देखेंगे तो उनके भी गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि अगर आप ये चूज कर रहे हैं तो आप ये चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख दूंगी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, COT स्टूडेंट्स और STC स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट में जो कि है फील्ड ऑफ स्टडी, ये स्पेसिफिक पार्ट में आपको क्या करना है, गाइडलाइंस अच्छी तरीके से रीड करनी है। ठीक है, यहाँ पे डिफर कर सकती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चेक ईदर बॉक्स, मतलब दोनों में से कोई एक। यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, आपके कोर्स का नाम, कोर्स का नंबर और नेम ऑफ मेजर। ठीक है, अगेन ये चीज का मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी इन द एप्लीकेशन गाइडलाइंस, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। तो UG वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे STC वाले और COT वालों को भी एक आइडिया हो जाएगा। अब हम देखते हैं फील्ड्स ऑफ स्टडी के बारे में। ये UG के लिए स्पेसिफिक है, बट UG, COT और STC के फील्ड्स ऑफ स्टडी के बारे में लिखा हुआ है। तो सब लोग जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्लीज उसकी एप्लीकेशन गाइडलाइंस आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 सोशल साइंसेस की चीज लिखी हुई है। एक लिखा है सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज A और एक लिखा है सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज B। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये दोनों सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज A और B का पेपर एक ही होता है। ठीक है, इसमें मेजर्स आपके दिए हुए हैं लॉ, पॉलिटिक्स, पेडागोगी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जापानीज लैंग्वेज। अब अदर्स का मीनिंग क्या है कि ये जो पहले 7 हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ और में डालना है, अगर ये आपका जो करना चाह रहे हैं सपोज इसके अंदर नहीं है, तो आप उसको अदर्स में इंक्लूड करेंगे। अदर्स में आप सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज A के लिए आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज में, मतलब सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज B में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये वाले एरिया का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि आप अदर्स में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है एप्लीकेंट्स हु चूज 8 अदर्स इन ह्यूमैनिटीज A course may have difficulties in finding universities that can accept them depending on their majors। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि नेचुरल साइंसेस का देखते हैं। तो नेचुरल साइंसेस में आपके 3 कोर्स आते हैं। एक आता है नेचुरल साइंसेस A, एक होता है B और एक होता है C।
ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेचुरल साइंसेस ए के हमें पूरे इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स आते हैं, जैसे आपका स्पेसिफिकली आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या तो फिर स्टडी साइंस में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसमें भी आपको अंडर ग्रेजुएट करना है, मैरीटाइम इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब ये वाले जगह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि नेचुरल साइंसेस बी में आपके आते हैं एग्रीकल्चर साइंस आता है, उसमें आप आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एनिमल साइंस, वेटरनरी मेडिसिन, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाइजीन स्टडीज भी आती है, और फिर आपका साइंस आता है। नेचुरल साइंसेस सी में आपका मेडिसिन और डेंटिस्ट्री आता है। अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए। एन एप्लीकेंट हु चूजेस नेचुरल साइंसेस एंड वुड लाइक टू चूज मोर देन 1 मेजर्स इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अप टू 3 मेजर्स फ्रॉम और विद इन द सेम कोर्स। विद इन द सेम कोर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेचुरल साइंसेस ए से अगर आपने सिलेक्ट किया कि सबसे पहला आपका चॉइस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और सबसे पहले आपका चॉइस रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेचुरल साइंसेस ए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर दिए, फिर नेचुरल साइंसेस बी से आप फार्मेसी चूज कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका नेचुरल साइंसेस ए से अगर आप कोई फील्ड चूज कर रहे हैं, जो सपोज आपका फर्स्ट चॉइस अगर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग हो गया, तो वो नेचुरल साइंसेस ए से ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है विद इन द सेम कोर्स, और यहाँ पे कोर्सेज दिया है, इसलिए विद इन द सेम कोर्स होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, हाउएवर एन एप्लीकेंट हु सिलेक्ट्स नेचुरल साइंसेस सी एज हिज और हर फर्स्ट चॉइस। तो अगर आपने नेचुरल साइंसेस सी अपना फर्स्ट चॉइस लिया है, मान लीजिए कि आप डेंटिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या आपकी फर्स्ट चॉइस है, मे चूज हिज और हर सेकेंड चॉइस फ्रॉम नेचुरल साइंसेस बी और सी। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर आपने नेचुरल साइंसेस सी से फर्स्ट चॉइस ले लिया, तब आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सेकेंड चॉइस अपनी नेचुरल साइंसेस ईदर बी से ले सकते हैं, या फिर अपनी सेकेंड चॉइस ईदर नेचुरल साइंसेस सी से भी पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन में एक और चीज होगी कि अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड चॉइस नेचुरल साइंसेस सी से ही ले लिया, तो आपको थर्ड चॉइस के लिए वापस बी में आना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस है नेचुरल साइंसेस सी के लिए। अदरवाइज ये विद इन द सेम कोर्स वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पे कोर्स ABC दिया है, तो अगेन वो नेचुरल साइंसेस A है कि B है कि C है, या सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज A है कि B है, उस सबको सिलेक्ट करना है। नंबर दिया हुआ है, तो नंबरिंग अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6, उसमें से जो भी आपको पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल साइंसेस A का अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का नंबर 11 है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो सपोज नेचुरल साइंसेस ए का आप अगर 11th नंबर जो कि है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैं छोटा में लिख रही हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं। ये विद इन द सेम कोर्स वाला चीज मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज है जो आपको खुद से लिखनी है। इसमें लिखा है द स्पेसिफाई द रीजंस व्हाई यू सिलेक्टेड ईच फील्ड ऑफ स्टडी और मेजर। तो इसमें आपकी जो भी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस है, जो यहाँ ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ये आपने क्यों सिलेक्ट किया है यहाँ पे आपको अच्छे से फिल करना है। नेक्स्ट चीज दिया हुआ है व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, अगेन ये आपको खुद से फिल करना है। तो नेक्स्ट दिया है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन जापान। तो ये सारी जो चीज है ये आपको खुद से सोच के अच्छी तरीके से लिख लेनी है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म का सबसे इजी सेक्शन, जो है आपका लैंग्वेज एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जापानीज और इंग्लिश दिया हुआ है, और यहाँ पे ग्रेडिंग दिया है कि अगर आपको लगता है कि आप एक्सेलेंट है कुछ चीजों में, जैसे कि रीडिंग में अगर आप एक्सेलेंट है तो यहाँ पे 3 डाल सकते हैं, यहाँ पे 2 है गुड के लिए, 1 है फेयर के लिए, 0 है पुअर के लिए। आपको जो अपने बारे में लगता है वो डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाल दिया कि अगर आपकी जापानीज रीडिंग 1 है मतलब आप फेयरली रीड करते हैं, राइटिंग 0 है मतलब आपको राइटिंग में तकलीफ होती है, स्पीकिंग 1 है मतलब स्पीकिंग भी ठीक करते हैं, लिसनिंग 2 है मतलब कि लिसनिंग अच्छी है। सेम आपको इंग्लिश में डालना है। अदर्स में कोई दूसरा लैंग्वेज जो आपको आता है, अगर कोरियन आता है तो कोरियन डाल दीजिए, हिंदी लिखना आना है तो हिंदी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस है, तो JLPT अगर आपने JLPT दिया है तो आप JLPT कौन सा लेवल दिया है ये डाल सकते हैं, और लेवल का नाम और लेवल का स्कोर डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर EJU करके एक एग्जाम होता है, अगर आपने EJU एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम्स का भी मार्क्स डाल सकते हैं आप। अगर आपने नहीं दिया है तो ऐसी ब्लैंक छोड़ दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो अगर आपने टॉफल दिया है, IBT कोई भी टाइप का इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन हो गया, IELTS दिया है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान देना है। अदर्स में आप अगर कुछ अदर चीज ऐड करनी है उस रिलेटेड तो आप वो चीजें भी लिख सकते हैं।
इसके बाद एक और चीज क्या लिखी है, कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने मतलब किसी क्लोजेस्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मेरा नेम लिखा है प्रकाश वर्मा, अगर रिलेशनशिप आपके पापा है तो पापा लिख दीजिए, मामा का डाला है तो मम्मी का डाल दीजिए, या फिर कोई भी गार्डियन का डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन सपोज अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, करंट एड्रेस डाल दिया है, फोन नंबर और ईमेल, ये एकदम कॉमन चीज है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद पास्ट विजिट और स्टेज इन जापान, अगर आप पहले जापान जा चुके हैं, ट्रैवल के लिए जा चुके हैं, किसी वर्क ट्रिप के लिए जा चुके हैं या किसी काम के लिए जा चुके हैं, तो आप इसमें इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। अब लास्ट जो चीज है आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन गाइडलाइंस। इसीलिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस अच्छे से रीड कीजिएगा। फॉर जापानीज गवर्नमेंट MEX स्कॉलरशिप for FY 2025 and upon the confirmation in my qualifications for application stated above, I hereby apply for the scholarship। यहाँ पे आपको फिर टिक करना है अगर आप ये चीज में अग्री करते हैं। इसलिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत सोच समझ के भरिएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 3rd May 2024। तो जिस दिन आप मतलब एप्लीकेशन पोस्ट करने वाले हैं उस दिन का ही डेट डाल दीजिएगा तो भी बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी हेल्पफुल भी लगी होगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको MEX से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर अगर मेरी लाइफ जापान में कैसी उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसका नाम सिंपली नोरिको है, उसमें मैं काफी सारी चीज शेयर करती हूँ। तो आप वो कम्युनिटी अगर ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।